नमस्ते दोस्तों। 25% पर एनम या 25% के एनुअल कैश रिटर्न्स, ये फिगर आपके लिए क्या मायने रखता है? आज हम जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास सामने देखते हैं कि गारंटीड रिटर्न्स में फिक्स डिपॉजिट जहाँ पे सबसे ऊपर आता है, तो फिक्स डिपॉजिट पे आज बैंक के रेट्स जो है वो 6 to 7% के रेंज में रह गए हैं, काफ़ी लो है। अगर आप थोड़ा कॉरपोरेट डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स की तरफ देखें तो वहाँ पे भी 8% 9% के आसपास के रिटर्न्स हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जिन लोगों को रेगुलर पे आउट या रेगुलर रिटर्न्स की उम्मीद है या ज़रूरत है, तो उनके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो क्वार्टरली पे आउट देता है। पिछले 3 साल से उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर भी करूंगा। वो दे रहा है क्वार्टरली पे आउट, और आज जिस प्राइस पे हमें खरीदने को मिलता है उस पे हमें 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये इस प्राइस पे खरीदना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस प्राइस पे ये जो उसके क्वार्टरली पे आउट्स हो रहे हैं, जो रेगुलरली पिछले 3 साल से होते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे, तो इस प्राइस पे वो 25% से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। काफ़ी रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो सभी के लिए पॉसिबल है जिनके पास एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है। ये स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदा जा सकता है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो उनके लिए सूटेबल है जो लोग रेगुलर कैश फ्लोज चाहते हैं। ओके, रेगुलर कैश फ्लोज, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो क्वार्टरली पे आउट देता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो रेगुलर पेमेंट्स या रेगुलर पे आउट्स चाहते हैं। ओके, और दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही सूटेबल है। ये उनके लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं, शेयर मार्केट जैसा उतार चढ़ाव चाहते हैं, उसके प्राइस वोलेटिलिटी देखना चाहते हैं। उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो एक बार उसको खरीद के अपने अकाउंट में रख दे और फिर अगले कई साल तक सिर्फ उसके रेगुलर क्वार्टरली पे आउट्स ही एंजॉय करे। ओके, सो ये बिल्कुल एक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा जा सकता है ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड जैसे यूनिट्स होते हैं इसके, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसा एप्लीकेशन नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली हम लोग खरीद सकते हैं। आज उसकी यूनिट प्राइस जो है वो 39 रुपीज़ पे है, और उस हिसाब से उसके जो 2500 यूनिट्स का जो लॉट साइज है, उस हिसाब से उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की आती है। एग्जैक्टली बात करें तो तकरीबन 97,500 होता है। सो मैं 1 लाख की पकड़ के चल रहा हूँ फिगर। तो इस इन्वेस्टमेंट की अगर आपकी तैयारी हो, तो अगर आप हर साल 25 to 30,000 का पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उसके पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये 25 to 30,000 का पे आउट आपको देगा। समझ लीजिए 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 25,000 से ऊपर का अगर पे आउट मिलता है, यानी कि आपको 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिल रहे हैं या कैश पे आउट मिल रहा है। इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क थोड़ी सी है, पूरा जीरो रिस्क तो नहीं है, लेकिन रिस्क काफी लो है। इसके बारे में भी डिटेल्स में आने वाले स्लाइड्स में आपसे शेयर करूंगा। जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है IRB इन्विट। अभी IRB का तो नाम आप सबने सुना ही होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में। और इन्विट मतलब क्या? तो इन्विट मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में और अब इस स्लाइड में और आने वाले स्लाइड्स में दे रहा हूं। तो ये बेसिकली एक म्यूचुअल फंड जैसा ही है जहां पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है इन्विट में। उसके यूनिट्स इशू किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, और ये यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे अभी लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज से हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड के जैसे उनके एप्लीकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज से जैसे शेयर्स खरीदते या बेचते हैं वैसे ये खरीदा जा सकता है। सिर्फ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसका एक लॉट साइज जो है वो 2500 यूनिट्स का है, तो 2500 यूनिट्स के मल्टीपल्स में ही हम खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये फिक्स डिपॉजिट जैसे रेगुलर रिटर्न्स देता है।
लेकिन सिर्फ कई ज़्यादा देता है। फिक्स डिपॉजिट आज हमें 6 या 7% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देता, लेकिन यहाँ पे 20-25% के ऊपर के रिटर्न्स मिलते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आप अच्छी तरह से अगर जान ले, आज मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा आप इंटरनेट पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझ ले तो आप रियलाइज करेंगे कि ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। हायर कैश फ्लो देता है और पीस ऑफ माइंड भी अच्छा खासा है। शेयर मार्केट जैसा उतार चढ़ाव ज़्यादा इसके प्राइस में होता नहीं है, और इसकी वजह से पीस ऑफ माइंड ज़्यादा है, और कैश फ्लो मिलने की वजह से सेफ्टी भी थोड़ी बहुत फील होती है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो IRB इनविट जो है, उन्होंने 3 साल पहले मई 2017 में 6000 करोड़ के तकरीबन अमाउंट कैपिटल रेज किया था यूनिट होल्डर से, यानी कि इन्वेस्टर्स से, और उस पैसों से उन्होंने IRB के 7 ऑपरेशनल टोल प्रोजेक्ट्स, यानी कि जिन प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका था और उनका टोल कलेक्शन शुरू हो चुका था, ऐसे 7 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स उन्होंने IRB से खरीद लिए। अभी इसका फायदा IRB को भी होता है और इस इनविट को भी होता है, और उसकी वजह से इस यूनिट होल्डर्स को भी होता है। इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये जो इनविट है, इसको इस टोल कलेक्शन का रेवेन्यू डायरेक्टली इनविट को मिलता है, और उसमें से जो उनको प्रॉफिट होता है वो उनके यूनिट होल्डर्स के साथ वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनविट ये एसेट क्लास कुछ ही साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, और ये इसका फायदे 2 तरीके से होते हैं। एक तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जिनके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव काम होता है, तो वो लोग स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन पीरियड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी कैपिटल उसमें उनका लॉक हो जाता है, काफ़ी उनको लोन उठाना पड़ता है। लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद उसका जो पेबैक होता है वो अगले 10, 15, 20 साल तक होते रहता है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रोड प्रोजेक्ट्स एक अहम हिस्सा है। तो रोड प्रोजेक्ट्स में भी पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब मिलता है कंपनी को, तब उसमें से पहले 2 या 3 साल में उसका कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और उसमें वो लोग काफ़ी कैपिटल जब लॉक हो जाता है, और तो उसका पेबैक जो है वो टोल कलेक्शन के फॉर्म में उनको मिलता है अगले 10, 15, 20 साल के लिए। उनके पास राइट्स होते हैं। तो ये इस पीरियड में उनका जो पूरा कैपिटल अटका हुआ रहता है वो हल्का करने के लिए, उनका बैलेंस शीट हल्का करने के लिए ये इनविट एक नया ऑप्शन अभी उनके पास अवेलेबल है। जो उनके प्रोजेक्ट जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है और उसका रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो चुका है, ऐसे प्रोजेक्ट्स वो इनविट में ट्रांसफर कर सकते हैं या इनविट को बेच सकते हैं। उससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बैलेंस शीट हल्का हो जाता है, उनका लोन का बर्डन कम हो जाता है, और वो लोग नए प्रोजेक्ट्स के लिए फिर से कैपिटल खड़ा कर सकते हैं। इनविट के इन्वेस्टर्स को उसका क्या फायदा होता है कि ये जो रेगुलर रिकरिंग रेवेन्यू उनको मिल रहा है, ओके, अगले 10, 15, 20 साल तक उनको रेगुलर रेवेन्यू मिलने वाला है, तो उस रेवेन्यू में से उनको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली उसके रिटर्न्स 10 to 13% के रेंज में ही रहते हैं। लेकिन अभी जो IRB इनविट का जो यूनिट का प्राइस है वो इतना नीचे आया हुआ है कि हमें 25% से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें। तो इसीलिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है, और इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी IRB इनविट का जो रेवेन्यू है उसका ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? टोल कलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? तो रोड पे ट्रैफिक कितना है और टोल का रेट क्या है। तो ट्रैफिक जो है वो हम सब जानते हैं कि किसी भी एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रोड का ट्रैफिक भी बढ़ना ही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 5-10 साल में हम जानते हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ते ही जाएगा, कम तो होने वाला है नहीं। टोल रेट्स का कैसा है? तो टोल रेट्स उनके जो वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड रहेंगे। तो इन्फ्लेशन अगर 4 से 5% के आसपास रहता है तो उनका भी टोल का रेट जो है वो 4 से 5% के आसपास बढ़ते जाएगा हर साल। तो उस वजह से उनको रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हर साल मिलते रहेगा। ट्रैफिक का ग्रोथ कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है, लेकिन ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज 3 to 5% के रेंज में तो आसानी से रहेगा।
IRB इन्विट में इस वक्त 7 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स है जिसमें से वो टोल कलेक्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट वो लोग यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आने वाले सालों में उनको एडिशनल टोल प्रोजेक्ट खरीदने का ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल है। वो लोग फ्रेश कैपिटल लोन के फॉर्म में भी रेज कर सकते हैं या फिर यूनिट होल्डर्स से भी रेज कर सकते हैं। तो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको इस टोल कलेक्शन के प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और फिर पेआउट्स के बारे में भी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं वो 7 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स के बेसिक डिटेल्स। तो ये 7 प्रोजेक्ट जो अभी IRB इन्विट के अंडर है फिलहाल, आगे हो सकता है और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन 7 प्रोजेक्ट से हम फोकस करते हैं। तो इनमें से अगर आप देखें तो 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट जो है वो 2035 से आगे है। 2035 यानी कि आज से 15 साल। सो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए 15, 17 या 20 साल का पीरियड अभी भी अवेलेबल है। उतने पीरियड तक IRB इन्विट जो है वो टोल कलेक्ट करने वाला है। सिर्फ 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो अगले 2 साल में खत्म होने वाले हैं। अप्रैल 2022 और अगस्त 2022 में 2 प्रोजेक्ट्स IRB इन्विट के खत्म होंगे। फिलहाल वो काफी सब्सटैंशियल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए जो बाकी के जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें काफी ड्यूरेशन अभी बाकी है, तो ये जैसे जैसे उन एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उधर ट्रैफिक बढ़ेगा, साथ ही साथ हर साल इन्फ्लेशन लिंक्ड उनका टोल रेट्स बढ़ेंगे, तो इनके भी रेवेन्यू काफी जनरेट होने वाला है आने वाले सालों में। तो ऐसे हम लोग नहीं कह सकते कि आगे जाके एकदम सडनली IRB इन्विट का रेवेन्यू बहुत ड्रॉप होने वाला है, ऐसा नहीं। 5 साल बाद या 10 साल बाद भी बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से काफी अच्छा रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर सकते हैं और उनमें से पे आउट भी काफी अच्छा मिल सकता है। और इतने समय में हो सकता है IRB इन्विट कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी खरीद ले और उनके फिर से रेवेन्यू कलेक्शन और ज्यादा बूस्ट करें। मई 2017 में जब IRB इन्विट का IPO आया था, जब उन्होंने पहली बार यूनिट होल्डर्स को यूनिट्स इशू किए थे, तब उन्होंने 102 रुपीस के प्राइस पे यूनिट्स इशू किए थे। और उस वक्त उन्होंने जो IPO डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से हर साल वो 12 रुपीस का पे आउट दे सकते हैं। और अभी तक का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी हद तक उन्होंने वो प्रॉमिस मेंटेन किया है। मई 2017 के बाद का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मैंने अभी तक का जून 2020 तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर वो लोग 3 रुपए के आसपास का पे आउट दे रहे हैं हर क्वार्टर, यानी कि साल के 12 रुपए के आसपास का पे आउट हो रहा है। सिर्फ पिछले 2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा पिछले 1 क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में उन्होंने पे आउट थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको थोड़ा सा वर्किंग डेज का लॉस हो गया। अभी फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में जो लॉकडाउन चालू था तो उस वजह से भी उनका ट्रैफिक ग्रोथ हो सकता है कम हो और पे आउट एक आध क्वार्टर और कम निकले, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ट्रैफिक वापस नॉर्मल पे आएगा वैसे वैसे उनका फिर से क्वार्टरली पे आउट जो है वो 3 रुपए के करीब आसानी से जा सकता है। मैं मान के चल रहा हूं 2 से 2.5 रुपए के बीच में भी अगर मिले हर क्वार्टर में तो भी साल के तकरीबन 10 रुपए का पे आउट होता है। याद रखिए आज उसका यूनिट का प्राइस 40 रुपए से कम है, 39 रुपीज पे है। तो 39 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 10 रुपए का भी पे आउट मिलता है तो वो 25% से भी ज्यादा रिटर्न्स होते हैं। सो कैलकुलेशन करके आप खुद देख लीजिए, ये काफी अट्रैक्टिव पे आउट है। अगर 10 रुपीज से ज्यादा पे आउट मिलता है तो वो बोनस ही समझिए, अगर वो वापस 12 रुपीज के लेवल पे चला जाता है तो वो आप एडिशनल बोनस ही समझिए। मैं फिलहाल 25% का फिगर लेके चल रहा हूं, यानी कि हर साल के 10 रुपीज का पे आउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, अब देखते हैं IRB इन्विट का यूनिट होल्डिंग का पैटर्न कैसे कैसे चेंज हुआ है। सो मई 2017 में जब उसका IPO आया था उसके बाद पहली बार जब जून 2017 में उन्होंने यूनिट होल्डिंग पैटर्न अनाउंस किया था वो भी आपके सामने है, और उसके बाद हर साल जून एंडिंग में जो भी पैटर्न था वो डिटेल्स में आपके सामने रखे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो उसका स्पॉन्सर यानी कि IRB कंपनी खुद और या फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स है IRB के प्रमोटर फैमिली महिस्कर फैमिली जो है उनके मेंबर्स, उन्होंने उस वक्त मई 2017 में रूल्स के हिसाब से मिनिमम 15% का जो उनका यूनिट होल्डिंग होना चाहिए वो मेंटेन किया था। उसके बाद
जैसे जैसे यूनिट का प्राइस धीरे धीरे कम हुआ है मार्केट में, वैसे वैसे उन्होंने मार्केट से रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा खरीदी ही किया है। तो आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सर्स का यानी कि आईआरबी कंपनी और महेश्कर फैमिली के मेंबर्स का यूनिट होल्डिंग जो है वो 15% से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 18.5% के ऊपर चला गया है। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग पॉइंट है कि प्रमोटर्स या फिर स्पॉन्सर्स खुद इसके यूनिट्स मार्केट से रेगुलर बेसिस पे खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप होल्डिंग देखें तो उस वक्त 9% का था, उन्होंने अगले 2 साल में थोड़ा बढ़ा के 11.5% के नज़दीक पहुंचे। अब पिछले 1 साल में थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा ही कम किया है, 10.75% पे आ गए हैं। बैंक्स और एनबीएफसीज ने ज़्यादा स्टेक उनका था ही नहीं, 1.3% था और अभी 0.4% पे है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं, पहले 39% था, फिर थोड़ा ड्रॉप होकर 37% पे गया, फिर से बढ़ के 38% आया था और अभी फिर से जून 2020 में वो 36% के थोड़ा नीचे है। इंडिविजुअल्स यानी कि रिटेल शेयर होल्डर्स जो होते हैं या रिटेल यूनिट होल्डर्स होते हैं, इनका शेयर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते ही गया है। पहले 14.24% था और अभी बढ़ते बढ़ते 20% पे आ गया है। सबसे बड़ा पॉइंट या रीजन जिसकी वजह से इसके यूनिट प्राइसेस शायद गिरे हैं, तो वो ये कॉरपोरेट बॉडीज हो सकते हैं। तो कॉरपोरेट बॉडीज ने 19% से शुरू किया, 1 साल बाद भी उनका 19% मेंटेन था या स्लाइटली ऊपर था, लेकिन उसके बाद यानी कि उसके अगले 1 साल में जून 2019 तक उन्होंने उनका तकरीबन 4.5% का स्टेक बेच दिया था और अभी पिछले 1 साल में फिर से 1.5% और बेच दिया है। बाकी कैटेगरीज में देखें तो एनआरआईज का होल्डिंग स्टार्टिंग में सिर्फ 0.09% था, वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा है और अभी ऑलमोस्ट 0.5% के नज़दीक आ गया है। तो इन सब में अगर आप देखें तो स्पॉन्सर्स का स्टेक इंक्रीज ये सबसे बड़ा कंफर्टिंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमारे लिए, हमारे हिसाब से एज अ रिटेल यूनिट होल्डर इसमें थोड़ा सेफ्टी लगता है कि जब स्पॉन्सर्स खुद इसमें इन्वेस्टमेंट एडिशनल कर रहे हैं। आईआरबी इन्विट की जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, अगर वो आपको लॉजिकल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस पे ज़रूर सीरियसली सोचिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आईआरबी इन्विट के वेबसाइट पे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे भी आईआरबी इन्विट के पास्ट सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स या फिर उनके अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं।